प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कहा कि हमारे रक्षा बल स्वदेशी तकनीक चाहते हैं और विदेशी निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारत में एक जीवंत रक्षा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जहां हर हथियार पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। उत्तर प्रदेश में रूस की मदद से स्थापित कारखाने में जल्द ही AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होगा। साथ ही प्रदेश में एक रक्षा गलियारा भी बनाया जा रहा है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई हथियारों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूपी की भूमिका की सराहना की। यहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी पर काम शुरू होने वाला है। साथियों, एक और उदाहरण डिफेंस सेक्टर का है। हमारी सेनाएं स्वदेशी चाहती हैं, दूसरों पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसलिए भारत में ही हम एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं। पुर्जे पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो, हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं और यूपी इसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। बहुत जल्द रूस के सहयोग से बनी फैक्ट्री से AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। यूपी में एक डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल समेत अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण शुरू भी हो चुका है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर सभी विधायकों से अपील की है कि वे अपनी 6 महीने की विधायक निधि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान कर किसानों की मदद करें। उन्होंने खुद अपनी 6 महीने की विधायक निधि किसानों के लिए योगदान देने का फैसला किया है। वडेट्टीवार ने कहा कि किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और इस संकट में सभी की एकजुटता जरूरी है। साथ ही उन्होंने कृषि मंत्री से किसानों की खराब हुई फसल का जल्द सर्वे कराने और उन्हें नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भारी बारिश से किसानों को मैं खुद 6 महीने की मेरा आमदार निधि का 6 महीने का निधि मुख्यमंत्री सहायता निधि में किसानों के लिए देने वाला हूँ। मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि 6 महीने का निधि दे और ये संकट में किसानों के पीछे सब रहे। ये मेरा सबसे आह्वान है। मैं दे रहा हूँ, मेरे सब आमदारों को भी मैं आह्वान करूंगा, बीजेपी के आमदारों को भी करूंगा, जिनको जितना दे सकते उतना ज्यादा से ज्यादा दे और ये किसानों को मदद हो। आज जो संकट में किसान पड़ा है वो हाथ में कुछ नहीं है, उनके पूरी खेती पूरी बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी फसल बचा नहीं है। येलो मोजाक करके ये इसके ऊपर कीड़ी का प्रादुर्भाव हुआ है तो उससे भी परेशान किसान है। 1 एकड़ में 1 बोरा बैग भी सोयाबीन नहीं हो सकता। तो कृषि मंत्री ने तुरंत इस बारे में ध्यान देकर इसके पंचनामे करना चाहिए। ये येलो मोजाक जो आया है और किसानों को कम से कम 50,000 रुपए हेक्टेयर की मदद होनी चाहिए, तभी किसान इसमें कुछ ना कुछ संवर जाएगा। नहीं तो पूरा मराठवाड़ा और विदर्भ का किसान जो आज बर्बाद हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में एक राष्ट्रीय कर प्रणाली लागू करने से पहले व्यापारियों और उपभोक्ताओं को कई प्रकार के करों से परेशानी होती थी। अब जीएसटी सुधार के तहत केवल 2 मुख्य स्लैब रहेंगे जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में बाजार में नई जान आई है। ये सुधार न केवल कारोबार को बढ़ावा देगा बल्कि उपभोक्ताओं को राहत भी देगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और विकास की नई राह खुलेगी। ये कदम देश के लिए महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन टैक्स जुलाई 2017 में लागू हुआ था। टैक्स के अलग अलग जो रूप थे, जो न केवल एक व्यापारी को बल्कि एक उपभोक्ता को भी न केवल परेशान करते थे बल्कि भारी उलझन में डालते थे। 2017 में उठाए गए उन कदमों के उपरांत उस समय जो 4 स्लैब्स थे उनमें मुख्य रूप से 2 स्लैब्स ही अब इस नई सुधार के अंदर जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेंगे और इसमें
न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पिछले 4 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि मार्केट में एक नई जीवंतता देखने को मिली है। उपभोक्ता तेजी के साथ बाजार की ओर रुख किया है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबके को जैसे एक नया जीवन दान मिला है और इससे व्यापक पैमाने पर रोजगार के सृजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ओडीओपी सेक्टर के हमारे उद्यमियों को तो एक प्रकार का ये नया जीवन दान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के अपने सभी नागरिकों की ओर से, यहां के उद्यमियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के अवसर पर वे यहां पर पधारे हैं। इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अंत्योदय के प्रणेता सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती भी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, कांग्रेस का लद्दाख की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक कई महीनों से राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उदित राज ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लद्दाख के हालात के लिए सरकार जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि केंद्र की उदासीनता से क्षेत्र में परेशानी बढ़ी है, जिसे तुरंत संभालना चाहिए। ये बयान लद्दाख की हालिया राजनीतिक स्थिति और विरोध प्रदर्शनों को लेकर आया है। लद्दाख अपेक्स बॉडी का काल था, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सोनम वांगचुक कई दिनों से वहां पर उपवास कर रहे हैं, कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लेह को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और 2 लोकसभा की सीट बनाना चाहिए। एक लेह को कर दो, दूसरा कारगिल का करना चाहिए। और शेड्यूल 6 में जो पावर होती है लोकल बॉडीज को डिसीजन लेने का पारंपरिक तरीके से, वो दिया जाना चाहिए उनको। तो इन मांगों को लेकर के काफी दिनों से वहां पर एजिटेशन चल रहा है, लेकिन सरकार मिसहैंडल किया, सरकार सुन नहीं रही, इसलिए कल गुस्सा लोगों का फूटा है और जंजी जैसा दृश्य देखने को मिला है। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति का निर्माण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने ओखला बैराज के पास कालिंदी कुंज घाट पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से जारी है। एक समय देश को गरीब और गंदा समझा जाता था, लेकिन अब हम स्वच्छता के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 3रे नंबर पर है। मंत्री ने सभी से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान भी किया है। ये अभियान तो कई सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से शुरू किया था और उसी के कारण एक समय जो था कि हमारा देश गरीब था, गंदा था, ऐसा हमें सुनने को मिलता था। आज हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था 3रे नंबर की ओर आगे बढ़ रही है और स्वच्छता में भी आज कहीं पर भी अगर कोई गंदगी करता है तो हमें भी बुरा लगता है, हम भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और अपने आप पर भी कंट्रोल होने लगा है। यही बताता है कि देश को स्वच्छता की ओर आगे ले जाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बहुत सफलता प्राप्त हुई है और ये स्वच्छता करना और स्वच्छता बनाए रखना, ये दोनों बातों के लिए हम सब ने संकल्प लेकर देश के लिए काम करना चाहिए। आज यमुना के किनारे हम खड़े हैं। यमुना जो कहीं दिखती नहीं थी, उसके ऊपर जो जलकुंभी थी, आज कहीं पर भी जलकुंभी नहीं है। आज पानी हमें देखने को मिल रहा है, मगर ये पानी स्वच्छ हो, उसके अंदर डाला गया जो कचरा है उसको भी स्वच्छ करने के लिए हमारे मंत्रालय के साथ मुख्यमंत्री, दिल्ली, हरियाणा सीएम और बाकी सबको मिलकर हम उसके ऊपर प्लान बना के काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यमुना जो लोगों की अपेक्षा है कि स्वच्छ होना चाहिए, करोड़ों लोगों की आस्था है यमुना और उसी के और आगे बढ़ने की जो कोशिश आज से शुरू हुई है उसमें जरूर सफलता मिलेगी और परिणाम होकर दिखेगा। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान पर कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और उन्होंने व्यापारी संघों के साथ भी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि शहर को साफ सुथरा रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।
खंडेलवाल ने विशेष रूप से चांदनी चौक के ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित रखने पर जोर दिया, जो एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने सभी से मिलकर स्वच्छता बनाए रखने और शहर को सुंदर बनाने की अपील की। यह अभियान साफ सफाई के प्रति सजगता बढ़ाने का प्रयास है। देखिए, इसीलिए आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आई हैं और अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ साथ मैंने भी सभी व्यापारी संगठनों से बात की है। शहर को साफ रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। सरकार अपना काम करेगी, व्यापारी संगठन अपना काम करें, तो मिलजुल करके हम चांदनी चौक की उस ऐतिहासिकता को वापस लेकर के आएंगे, क्योंकि चांदनी चौक देश का सबसे बड़ा व्यापारिक हब है। शाहजहानाबाद डेवलपमेंट जो अथॉरिटी गठित की गई थी, लगता है कि उसने सही काम नहीं किया, इस तरह से डिफंक्ट। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। पहली बात तो शाहजहानाबाद अथॉरिटी का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ डेवलपमेंट अथॉरिटी होना चाहिए, और उसमें जब तक निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होंगे वो सही मायने में काम नहीं कर पाएगी। तो उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि हो और वो नोडल एजेंसी बने, और जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, यहाँ पर CPW, यहाँ पर PWD है, यहाँ पर जल बोर्ड है, यहाँ पर MCD है, यहाँ पर बिजली की कंपनियां हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो सबके साथ समन्वय का काम वो शाहजहानाबाद जो अथॉरिटी है उसका नाम बदल करके उसको देना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब ये एक केंद्र में आएगा तो निश्चित रूप से शहर में बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये अभियान 2014 से देश भर में चल रहा है। खट्टर ने महात्मा गांधी के स्वच्छता के संदेश को याद दिलाया और कहा कि स्वच्छता केवल कर्तव्य नहीं बल्कि एक धर्म है। उन्होंने सभी नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी करते हुए स्वच्छ, स्वस्थ और हरा भरा भारत बनाने का आह्वान किया। जैसा हमको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीन से स्वच्छता की मुहिम चलाने के लिए एक आह्वान किया था 2014 15 अगस्त को। हालांकि उस समय उनके इस वाक्य को कि हमें देश में इतने शौचालय बनाने हैं, गांवों को, शहरों को ODF करना है और स्वच्छता हमारे लिए एक सेवा का काम ये होना चाहिए, बहुत से उस समय विपक्ष के लोगों ने, आलोचकों ने ये उसे उठाया था कि क्या प्रधानमंत्री जी लाल किला से यही बात करेंगे, और बातें नहीं थी क्या कहने की। लेकिन मैं सराहना करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी की कि देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। दूसरा, उन्होंने आह्वान किया था कि हमको गंदगी से स्वच्छता लाना है तो गंदगी से भी आजादी प्राप्त करनी है। वो बात गांधी जी के बाद किसी ने उसको नहीं चलाया। मोदी जी ने उस विषय को आगे बढ़ाने में पहल की, तो इस पहल का इतना असर हुआ है कि आज देश में प्राय हर व्यक्ति स्वच्छता को अपने स्वभाव में ले आया है और लोग स्वच्छता के प्रति अब बहुत ही जागरूक हो गए हैं। और उस जागरूकता का परिणाम ये है कि लगातार 10 वर्षों में हमारे गांव, हमारे शहर ODF प्लस हुए, ODF प्लस हुए, और अब वाटर प्लस ये भी हो रहे हैं, ताकि पानी का भी हम सारा जो उपयोग है पानी की उसको भी प्रोसेसिंग करें। किसी भी प्रकार की जो गंदगी है उससे दूर हट करके स्वच्छता के संस्कार को आगे लाना। अब आज मैं कह सकता हूं कि अब लोगों का स्वच्छता ही कर्म है, स्वच्छता ही धर्म है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन बड़ी उम्मीदों के साथ किया गया है, लेकिन इसके कागजी समझौतों और बड़ी राशि के MOU पर सवाल उठना स्वाभाविक है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौतों के दावे के बावजूद पिछले आयोजनों की तुलना में परिणामों का असर देखना बाकी है। निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही पारदर्शिता और धरातल पर क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सिर्फ बड़े आंकड़ों से उत्साह बढ़ाना पर्याप्त नहीं, से ठोस योजनाओं और कार्यान्वयन के साथ जोड़ना होगा ताकि भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वाकई में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। ये आज से वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत हुई है। 4 दिन तक वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है और इसका आज विधिवत उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन के पीछे की सोच फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं उन सबको एक मंच के नीचे लाना, ना सिर्फ नेशनली बल्कि ग्लोबली भी। जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नए इनोवेशंस हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं,
वो सब एक मंच पर आए ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा सके और इस क्षेत्र को उसके माध्यम से बढ़ावा मिल सके। इन 4 दिनों के दौरान अलग अलग MOUs भी साइन किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 1 लाख करोड़ प्लस से ज़्यादा के MOUs साइन किए जाएंगे। पिछले एडिशंस के दौरान भी जितने MOUs साइन हुए, मुझे खुशी है कि लगभग उसमें से 80% को धरातल पर उतारा जा चुका है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। लक्ष्य इसके माध्यम से पुनः इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। मैं मानता हूँ प्रसंस्करण का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग किसानों की आर्थिक मदद कर सकते हैं, उनको आर्थिक तौर पे और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं उसका भी देश के व्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। जब मैं 1 लाख प्लस करोड़ के MOU साइन करने की बात करता हूँ, ये कहीं ना कहीं 9 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। ऐसे में जहाँ एक तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके माध्यम से हम लोग क्रिएट करते हैं, उसी दूसरी तरफ किसानों की हम लोग मदद करते हैं, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं मानता हूँ इस 4 दिनों के दौरान जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो और ज़्यादा मजबूती के साथ नेशनली एंड ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और प्रसंस्करण के क्षेत्र को यकीनन और मजबूती मिलेगी। लगभग 90 प्लस कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आ रहे हैं। कई देशों के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं देश की बात करूं, अधिकांश राज्यों का भी मजबूत उपस्थिति यहाँ पे है, ना सिर्फ पार्टनर स्टेट्स के तौर पर, फोकस स्टेट्स के तौर पर, लाइकवाइज ग्लोबली भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टनर एंड फोकस स्टेट्स के तौर पर एसोसिएट होकर इस 4 दिन के आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को हरिनगर स्थित दीनदयाल अस्पताल पहुंचकर स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये अस्पताल पश्चिमी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। सहरावत ने साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सभी से स्वच्छता और पौधारोपण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी को इसे अपना फर्ज मानकर सहयोग करना चाहिए। आज 25 सितंबर का दिन है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है और हम हरिनगर में जो दीनदयाल हॉस्पिटल है यहाँ पर आए हैं। पंडित दीनदयाल जी के ये नाम से बनाया गया हॉस्पिटल है जो पश्चिमी दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आज यहाँ पर स्वच्छता, एक पेड़ माँ के नाम, OPD में जाना, ये सब कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये हॉस्पिटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से था जो अंत्योदय में हमेशा विश्वास रखते थे, लेकिन पिछले 27 साल में सरकारों की अपेक्षा का सामना इस हॉस्पिटल को करना पड़ा। बहुत सारी सुविधाएं जो आवश्यक है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आज हमने डॉक्टर्स के साथ बैठकर पूरा अपना एक समरी बनाई है कि क्या क्या काम बहुत प्रायोरिटी पे होने चाहिए। हमारे विधायक श्याम शर्मा जी भी लगातार हॉस्पिटल को लेकर विजिट करते हैं, चिंता कर रहे हैं और हम दोनों ने मिलकर अब ये पूरा अपने बजट का प्रपोजल किया है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में हमें क्या क्या काम करने हैं। डॉक्टर्स और सारी टीम बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन सुविधाओं का अभाव अगर है तो एफिशिएंसी कम होती है। तो हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे। डॉक्टर जो हमारे श्याम शर्मा जी विधायक हैं वो हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेटर हैं जो डॉक्टर्स से, और जो हमारा बजट लगना उसको देखेंगे। आने वाले दिनों में इस हॉस्पिटल के अंदर आपको बहुत सारे अंतर विकास के काम होते हुए नजर आएंगे। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिहार दौरे पर कहा, बिहार ने काफी प्रगति की है। पुराने समय में जब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें कम थी तब पटना में बड़ा ट्रैफिक जाम होता था। अब जब प्रियंका गांधी बिहार आएंगी और यहाँ के बेहतरीन फ्लाईओवर और आधुनिक सुविधाओं को देखेंगे तो वे प्रभावित होंगे। बिहार की ये तरक्की राज्य के विकास को दर्शाती है। जायसवाल का ये बयान बिहार में विकास के मामले में हुई उपलब्धियों के पक्ष में है और इसका उद्देश्य सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना है। टहलने आए, घूमे फिरे, बिहार बहुत तरक्की कर गया। मुझको पूरा विश्वास है जब उनके जमाने का बिहार था तो उस जमाने में जब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बहुत ही कम थी तो पूरे बिहार पटना में ट्रैफिक जाम लगता था। आज जब वो आएंगी और इतना अच्छा फ्लाईओवर युक्त और इतने ज्यादा सुविधाओं से युक्त बिहार देखेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है उन्हें बापू सभागार जरूर जाना चाहिए जहां नीतीश कुमार जी ने
देश का सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम बनाया है। वहां जाकर के वह नीतीश जी की तरक्की देखें। पटना म्यूजियम भी घूमे। बिहार बहुत अच्छा पर्यटन का स्थल है। अभी वो आए हैं तो एक दिन के लिए जरूर पटना घूम करके ही उनको जाना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।